हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जब भी हम आरसीसी के अंदर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम एज ए डिज़ाइन ऑफ कॉलम की स्टडी करते हैं। डिज़ाइन ऑफ कॉलम के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि जब भी हम डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम की बात करेंगे तो उस कॉलम को आप इजीली डिजाइन कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशंस में ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि डिजाइन ए कॉलम ऑफ साइज, कि आपको एक कॉलम का डिजाइन करना है जिसका साइज कितना है 450 इंटू 500 mm है। तो क्यों ना हम यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का साइज बना लें ताकि साथ साथ में डायग्राम बनता रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं ये आपके पास आरसीसी का कॉलम है, दैट इज आरसीसी का कॉलम मैं यहाँ पे बनाऊंगा और जिसका क्या दिया है, कुछ विड्थ दी है उसकी और कुछ उसका डेप्थ दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आपका सेक्शन दिया गया हो किस तरह का सेक्शन आपको दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, विड्थ डेप्थ दे दी है इसकी। सर डेप्थ कितनी दे दी है? सर डेप्थ दे दी है हमारे पास दैट इज 550 mm, 550 mm इसकी आपको डेप्थ दे दी है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूं तो सर इसकी विड्थ कितनी दी है आपके पास? वो दी है सर दैट इज 400 mm दे दी है। क्लियर है? 400 mm दे दी है। उसके बाद क्या बोला है कि जो आपने वहां पे कंक्रीट का ग्रेड यूज किया हो M20 है और जो स्टील का यूज किया हो 415 है। द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली लोड, और जो कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो एक्सियली आ रहा है, यानी कि 1500 किलो न्यूटन आ रहा है, जो कैसा है आपका अंडर सर्विस लोड है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.1 मीटर एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे इन बोथ डायरेक्शन। और जिसमें क्या बोला है कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम दिया गया है वो 3.1 मीटर है एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड वे जो है वो आपका बोथ डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात कर लेता हूँ, दिस इज अनसपोर्टेड लेंथ, या इसने ऑलरेडी दी है आपके पास कौन सी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, मतलब आफ्टर लोड के बाद जो आपको जो इफेक्टिव लेंथ मिल रही है यहाँ पे वो कितनी मिल रही है सर? 3.1 मीटर्स मिल रही है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे डाटास दिए गए हैं उन सभी डाटास को हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर B दिया गया है और जो B दिया है आपके पास वो 400 mm दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डेप्थ दिया है सर, तो डेप्थ कितना दिया है आपके पास? 550 mm दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है, इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इससे आप इसका ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि इन दो डायमेंशन से आप चाहो तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस एरिया क्या होता है सर? B इंटू डी होता है। क्लियर है? यानी कि कहने की बात है, बाकी जब कैलकुलेट करेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर नेक्स्ट बात करूं तो आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया है, जो कितना दिया है सर आपके पास? M20 दे दिया है, यानी कि 20 मेगापास्कल दे दिया है। उसी तरह से आपके पास क्या दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, यानी कि FY दिया है, कितना दिया आपके पास? 415 मेगापास्कल दिया है। ये क्वेश्चंस में दिया है, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है आपके पास, जो कॉलम के ऊपर जो लोड दिया है, यानी कि जो P दिया है आपके पास वो कितना दिया है, वो 1500 किलो न्यूटन दिया है। 1500 किलो न्यूटन बोलते तो अंडर सर्विस लोड, अंडर सर्विस लोड को क्या बनाना पड़ेगा, तो फैक्टर लोड बनाओ उसको, या हम बोल सकते हैं कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे सर, फैक्टर लोड या कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड। तो हम देखेंगे दैट इज फैक्टर्ड लोड, आप क्या देखेंगे, फैक्टर लोड देखेंगे, या फिर अल्टीमेट लोड बोल दीजिएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कोलैप्स लोड बोल सकते हैं, कोलैप्स लोड बोल सकते हैं। इतनी सारी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट को भी मैं लोड लिख देता हूं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज P इज इक्वल टू 1.5 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज P हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप 1.5 इंटू P, P कितना है आपके पास सर? 1500 किलो न्यूटन है। सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है आपके पास, तो ये आता है आपके पास 1.5 इंटू 1500, कितना आ जाता है 2250 किलो न्यूटन। आप चाहो तो इसको न्यूटन बना सकते हैं, तो न्यूटन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2250 इंटू 10⁻³
न्यूटन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, यानी कि एल इफेक्टिव। तो जो एल इफेक्टिव आपके पास दिया गया है वो कितना दिया है सर, 3.1 मीटर दिया है। मीटर्स को आप mm में कन्वर्ट करो तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो आपके पास कितना आ गया है सर, 3100 mm आपके पास यहाँ पर बन गया है। क्लियर है, यानी कि ये सारी कंडीशंस आपके यहाँ पर गिवन की थी। क्लियर है, गिवन आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया है, आपके पास यहाँ पे कोलैप्स लोड हो गया है और आपके पास यहाँ पर टीमेट लोड भी हो गया है। तो अगर ये आपके पास इसमें क्रॉस सेक्शन को बनाना चाहूं, ठीक है, कि ये जो क्रॉस सेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह से दिखाई देगा, उसको मैं यहाँ पे भी आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ आपको क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, कुछ यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्रॉस सेक्शंस की आपको क्या क्या दिखाई दे रही है सर, नो डाउट यहाँ पर आपको इसका विड्थ दिखाई दे रहा है, यानी कि बी कितना है सर, 400 mm है। और सर इसकी क्या दिखाई दे रही है सर, हमें एक डेप्थ दिखाई दे रही है, और डेप्थ कितनी है सर इसकी, 550 mm है। क्लियर है, तो अगर मैं इसको एज कट करता हूं सेक्शन को, जो आपको दिखेगा ये एक्स एक्सिस हो गया ये, और इसका ये वाई एक्सिस हो गया है। क्लियर है, यानी कि इसका मैंने टॉप व्यू यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो चेक कीजिएगा कि जो आज आपके पास आरसीसी का जो कॉलम था उसका सेक्शन कैसा रहा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर होता तो इसकी विड्थ और डेप्थ की डायमेंशन में चेंज होता, जो है, यानी कि जो सेक्शन है यहाँ पर मेरे पास कैसा है सर, तो देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर हमारे पास कॉलम का जो सेक्शन है वो कैसा है, कॉलम का जो सर सेक्शन है आपके पास वो कैसा है, वो है सर स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, नॉट स्क्वायर नहीं है, कैसा है आपके पास, रेक्टेंगुलर है। ठीक है सर, आपके पास रेक्टेंगुलर है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर्स में जो हम नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं, कितनी बार प्रोवाइड करते हैं, 4 बार। वो बाद में आएगा, अभी नहीं आपको देखना है, अभी तो सिर्फ आपको यहाँ पे कॉलम की 2 डायमेंशन ही नजर आ रही होगी। एक डायमेंशन तो आपको उसकी लेटरल डायरेक्शन, सॉरी एक तो आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दिखाई दे रही है जो कि है आपके कॉलम की हाइट या कॉलम की लेंथ, और दूसरी डायमेंशन आपको कॉलम की जो दिखाई दे रही होगी उसका है आपका लेटरल डायरेक्शन, और जो लेटरल डायरेक्शन होता है उसका क्रॉस सेक्शन होता है, और क्रॉस सेक्शंस में क्या आता है आपका b इंटू डी आता है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। स्टेप नंबर 2 में जब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कॉलम का क्लासिफाइड कर रहे थे आपको स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर, तो वहां पर आपने एक चीज नोट की होगी और आपको याद भी होगी। क्या बताया था सर मैंने, ये देखिएगा कि अगर सर मेरा जो स्लेंडरनेस रेशियो हो अगर वो लेस देन 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको आप पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। अगर सर दूसरी कंडीशन कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो सर आपके पास, 3 से तो बड़ा हो बट 12 से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको आप लॉन्ग कॉलम में काउंट करते हैं। वैसे तो मैंने ये चीजें बताई है बट मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि गलती ना करें। और तीसरी कंडीशन कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो और 12 से ज्यादा हो, बट कितना सर, 60 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। किस कंडीशंस में, आपके आरसीसी कॉलम में। तो उसको हम कौन सा कॉलम बोलेंगे सर, उसको हम लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। कौन सा कॉलम, दैट इज लॉन्ग कॉलम। अगर लेस देन इसको शॉर्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको इसको क्या बोलेंगे सर हम, दैट इज शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो आज जो आपके पास ये कॉलम था इसको हमने चेक करना है कि सर ये पेडेस्टल तो नहीं है, या शॉर्ट कॉलम है, या आपका लॉन्ग कॉलम है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, तो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस। ये किस में किया था सर हमने, ये आपके सॉम का कंसेप्ट है। बट हम जब आरसीसी में देखते हैं तो आरसीसी में स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है सर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब जो आपके पास यहाँ पर लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है वो आपके पास क्या हो सकता है सर, बी भी हो सकता है और आपके पास डी भी हो सकता है। क्लियर है, तो देखिएगा, तो हम पहले देखेंगे कि हमारा सर लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो देखिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो मींस दैट इज एल इफेक्टिव बाई आपके पास क्या हो जाएगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो हम देखेंगे इसको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, हम इसको बी के भी रिस्पेक्ट में देखेंगे और डी के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। इन केस ऑफ, हम देखेंगे इन केस
इन केस ऑफ डेप्थ के अलोंग देखेंगे तो जो स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा आपके पास और लीस्ट इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल क्या लिया मैंने अभी डी लिया है। अगर आपके पास क्या हो सर लेस देन 12 हो तो क्या होगा सर शॉर्ट कॉलम। मैं लेस देन वाली ही कंडीशन देखता हूं तो यहां पर एल इफेक्टिव कितना है आपके पास 3100 mm है। डी कितना है सर हमारे पास तो डी आया था आपके पास 550 आया था। कितना आया था 550 तो यहाँ पे 310 डिवाइडेड बाय 55 कीजिएगा 310 डिवाइडेड बाय 55 आपके पास कितना आया 5.63 तो यहां से इसको काट के जो आया आपके पास 5.63 जो क्या है लेस देन 12 है। जब ये लेस देन 12 है तो इसका मतलब क्या है सर ये आपका शॉर्ट कॉलम है दैट इज शॉर्ट कॉलम है। ठीक है ये शॉर्ट कॉलम है। क्लियर है। अब हम सेकंड कंडीशन जो देखेंगे वो इसकी इन केस ऑफ विड्थ के लॉन्ग देखेंगे। इन केस ऑफ दोनों मतलब इसको आप डेप्थ के लॉन्ग भी चेक कर रहे हैं और आप इसके विड्थ के लॉन्ग भी चेक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल मतलब बी लिया मैंने इज लेस देन 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास दैट इज 3100 डिवाइडेड बाय बी कितना है हमारे पास बी है सर हमारे पास 400 तो दैट इज 400 इज लेस देन 12 है तो आपके पास क्या होगा शॉर्ट कॉलम। तो इसको हमने कैंसिल किया तो 31/4 कीजिएगा 31/4 किया तो कितना है 7.75 तो इसको किया तो 7.75 तो इसका मतलब है कि ये क्या है आपके पास दैट इज शॉर्ट कॉलम है। कौन सा कॉलम है आपके पास ये शॉर्ट कॉलम है। क्लियर है। तो यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहले में आपने देखा फैक्टर लोड कैलकुलेशन देखी दूसरे लोड में आपने उसको चेक किया कि सर ये शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है तो ये कौन सा कॉलम है सर मेरे पास शॉर्ट कॉलम है। क्लियर है। तो इतना आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बात करेंगे अपने तीसरे स्टेप में वो चेक फॉर द मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कॉलम होता है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं लोडिंग के आधार पर तीन तरह के होते हैं। एक इसेंट्रिक लोडिंग होता है और दूसरा आपके पास इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग होता है और तीसरा आपके पास इसेंट्रिक बाई एक्सियल लोडिंग होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हम कॉलम की जब हम क्लासिफिकेशंस करते हैं कॉलम की जब हम क्लासिफिकेशंस करते हैं तो कॉलम आपके पास एक कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम होता है कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम होता है आपके पास और दूसरा इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम होता है इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग कॉलम होता है और तीसरा आपके पास कौन सा होता है इसेंट्रिक बाई एक्सियली लोडेड कॉलम होता है। ठीक है ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये तीन कॉलम आपके पास क्लासिफाइड किए जाते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं इसेंट्रिक लोडिंग की तो इसेंट्रिक लोडिंग में क्या होता है कि सर जब आपके जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा होगा अगर वो लोड क्या है आपके सीजी के साथ मैच कर रहा होगा तो उस कंडीशन में जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 0 होगी। बट जब हम बात करते हैं इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग में तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा होगा कि जो लोड है वो आपके अब सीजी से पास नहीं कर रहा वो आप हो सकता है वो किसी एक डायरेक्शन पे होगा या तो आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग पर ही लोड आपका जा रहा होगा या वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हो सकता है उस कंडीशन में आपके एक प्रिंसिपल प्लान एक्सिस के लॉन्ग क्या आ रही होगी आपकी इसेंट्रिसिटी आ रही होगी। क्लियर है नहीं कि x इज इक्वल टू 0। बट जब बाई एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे होंगे तो जो कॉलम की जो एक्सिस होगी मेजर और माइनर एक्सिस उन दोनों एक्सिस के लॉन्ग क्या जनरेट हो रही होगी आपकी इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर ई एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 होगा और यहाँ पे भी ई वाई इज नॉट 0 होगा। क्लियर है। बट ये क्या है कंसेंट्रिक लोडिंग जब आपका इसेंट्रिसिटी 0 हो यानी कि इसको आप बोल सकते हैं प्योरली एक्सियल लोडेड कॉलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज आल्सो नॉन एज प्योरली एक्सियल लोडेड कॉलम प्योरली एक्सियली लोडेड कॉलम बोलते हैं। बट ऐसा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
ऐसा आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी कॉलम की जो इसेंट्रिसिटी 0 आए, कि कॉलम का जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है उसके सीजी के साथ मैच करे। हो सकता है कि जब आप साइड पे क्या कर रहे हैं, कॉलम का बना रहे हो, तो उस समय में जब भी आपने कंक्रीट की सही से प्रपोर्शन ना हुआ होगा, वहां पे उसकी अच्छे से टैंपिंग ना हुई होगी, अच्छे से उसकी प्लेसिंग ना की हो, अच्छे से क्यूरिंग ना की हो, तो उस कंडीशंस में हम अपने कॉलम को उसको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करते ही है। तो यहाँ पर जो आपके IS 456 ने क्या कहा कि जो भी कॉलम टू एवरी कॉलम, एवरी टू ईच एंड एवरी कॉलम, हम लिखेंगे टू ईच एंड every column should be designed for the minimum eccentricity। कि कोई भी कॉलम हो, चाहे वो आपका एक्सियली लोडेड कॉलम हो, चाहे आपके पास यूनी एक्सियली हो, चाहे बाई एक्सियली हो, उनको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी आपके पास, वो क्या होनी चाहिए, वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 5%, यानी कि 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। अब जो लीस्ट लेटरल डायमेंशंस हो सकता है वो आपके पास B भी हो सकता है और आपका D भी हो सकता है। क्लियर है? तो यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब हम E मिनिमम का जो क्राइटेरिया देखेंगे वो कैसे आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास ये सर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है सर आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपके पास लीस्ट लेटरल डायमेंशंस डिवाइडेड बाय 30 और आपके पास 20 mm। ठीक है, ये कब है, ये तब है जब आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और सर्कुलर है। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखना कि इट इज वैलिड फॉर दी सेक्शन कैसा हो आपका, सेक्शन इज रेक्टेंगुलर हो, आपका सर्कुलर हो और आपका स्क्वायर हो। अगर आपका कॉलम का सेक्शन कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, तो आपको ये यूज करना है। बट अगर इन केस ऑफ तो इसको मैं कुछ यहां पे बना देता हूं, बट इन केस ऑफ नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन हो आपके पास, नॉन स्क्वायर हो और आपके पास नॉन सर्कुलर हो, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी आपके पास, ई मिनिमम होगी आपके पास मैक्सिमम इज इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 300 और 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। हालांकि ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोडल के डाटा भी साथ साथ याद हो सके। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है आपके पास, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली। तो हम जो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी देखने वाले हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी देखने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि मान लेते हैं आपके पास ये सेक्शन है, कोई ये सेक्शन है, ये होगी इसकी एक्स एक्सिस हो गई है, यानी कि एक्स एक्सिस हो गई है, और ये इसकी क्या हो गई है, आपकी वाई एक्सिस हो गई है। अगर मैं बात करता हूं विड्थ की, तो विड्थ कितनी है सर, 400 mm है। अगर मैं सर इसकी डेप्थ की बात करता हूं तो डेप्थ कितनी है सर इसकी, ये 550 mm है, तो 550 mm होगी डेप्थ। ठीक है, यानी कि D इज इक्वल टू आपके पास 550 साइड। पहले मैं इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालूंगा इसेंट्रिसिटी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी इसकी इसेंट्रिसिटी, वो हो जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग मिनिमम आपके पास मैक्सिमम रहेगा L अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस, अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका कट कर रहा है वो कट क्या करिए आपकी डेप्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D डिवाइडेड बाय 30 और आपके पास 20 mm। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा,
ये मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास। अब देखिएगा, अगर आपको अनसपोर्टेड लेंथ नहीं दिया हो, अलग उसने इफेक्टिव ही लेंथ दिया हो, तो आप अनसपोर्टेड लेंथ ना लेके उसको क्या ले लीजिएगा, इफेक्टिव लेंथ ले सकते हैं। तो इसको मैं एल इफेक्टिव भी लिख सकता हूं। तो ये इफेक्टिव लेंथ कितनी है आपके पास, 3100 mm है, डिवाइडेड बाय 500 है, प्लस डी कितना है आपके पास 550 है, और डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 30 है, और ये आपके पास 20 mm है। क्लियर है। तो इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा। पहले हम देखते हैं 3100 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ से कितना आ रहा है 6.2, तो यहाँ से आ जाएगा सर 6.2। अगर हम देखते हैं 550 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 18.3, तो दैट इज 18.33 प्लस 6.2, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 24.53 समथिंग आ जाएगा। चेक कर लेना है कितना आ रहा है एग्जैक्ट आपके पास 24.53 आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 24.53 mm। तो यहाँ से अगर मैं लिख देता हूँ EX जो आपके पास मिनिमम आया वो कितना आया सर, वो आपका मैक्सिमम है किसका सर, दो का है, एक तो है 24.53 mm और दूसरा है सर आपके पास 20 mm का। तो यहाँ पर जो आपका EX मिनिमम होगा x डायरेक्शन में, वो शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 24.53 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इसका मतलब यही है। अब जब इसका मतलब ये है तो यहाँ पर हमें ये चीज भी देखना है कि जो सर मिनिमम क्राइटेरिया होगा, यानी कि जो आपका EX एक्सिस जो मिनिमम होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5%, 0.05 ऑफ किसके लॉन्ग लिया मैंने, डेप्थ। तो यहाँ भी मैं डेप्थ, इससे कम नहीं होना चाहिए डियर। तो जरा चेक कर लेते हैं इसको। जब चेक करते हैं EX मिनिमम कितना आया सर आपके पास 24.53 mm is less than का क्राइटेरिया, तो दैट इज 0.05 इंटू डी कितना है 550 है, तो 0.005 इंटू 550, तो कितना आ रहा है आपके पास 27 पॉइंट, तो दैट इज 24.53 mm आपका लेस देन होना चाहिए 27.5 mm। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशंस मेरी ओके हैं। कंडीशंस क्या है मेरी सर, ओके है। ये तो मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट की है और मुझे यहाँ क्लियर हो गया है कि मेरी मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, ई एक्सिस के लॉन्ग। अब मैं उसी तरह ई वाई के लॉन्ग भी देखना चाहूंगा। तो जब ई वाई के लॉन्ग हम देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड बना देता हूँ आपके लिए। अब मैं ई वाई के लॉन्ग देखते हैं। अब तो अगर हम देखते हैं ई वाई वाई के लॉन्ग मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा सर किसका, आपका अनसपोर्टेड लेंथ की जगह आपने क्या लेना है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस, अब बी के लॉन्ग देख रहे हैं आप, प्लस बी बाय 30 और आपका 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब आपको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम इज अनसपोर्टेड लेंथ कितनी थी आपके पास 3100, यानी कि उसको आपने क्या लिया। आपको ये चीज ध्यान रखना कि जो सर हमारे पास इफेक्टिव लेंथ है वो किसके, यानी कि जो सर आपके पास इफेक्टिव लेंथ है वो किसके इक्वल लिया हमने, अपने अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल लिया है, ठीक है, उनको इक्वली माना हमने। एल नॉट लिखो या आप एल लो, ठीक है। तो 3100 डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपका हो गया बी कितना है, बी है सर 400 डिवाइडेड बाय 30 और ये आपका 20 mm, ठीक है। तो यहाँ से दो कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 40/3, तो यहाँ पे 31.5 कितना है आपके पास 6.2, तो इसको जब काटेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका 6.2, तो दैट इज 6.2 और इसको करेंगे जब 40/3 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13.33 प्लस 6.2 कितना आ रहा है आपके पास 19.53, तो ये बना आपका इज इक्वल टू 19.53 mm बना, और ये कितना बना आपका 20 mm बना, ठीक है। तो आपके पास जो ई वाई वाई मिनिमम जो बना वो आपके पास क्या बना, वो बना सर मैक्सिमम, किस का मैक्सिमम होगा आपके पास 19.53 mm का और 20 mm का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ई वाई वाई जो मिनिमम आया आपके पास वो शुड नॉट बी, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है आपके पास दैट इज 20 mm,
क्लियर है। तो आपके पास जो क्राइटेरिया है मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वो क्या है, तो जो आपका ई वाई वाई जो मिनिमम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 0.05, लेस देन इक्वल टू इज डी, मतलब तो बी के लोंग। अब हमने इसको विड्थ के लोंग लिया तो इसको भी विड्थ के लोंग लेंगे। तो ई वाई वाई इज मिनिमम इज क्या रहेगा आपके पास, ये देखिएगा 0.005 इंटू 400। तो यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन आया, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू तभी लगाया था मैंने। तो ई वाई मिनिमम कितना है आपके पास, ई वाई मिनिमम कितना आ रहा था आपके पास, वो देखिएगा वो आ रहा था आपके पास दैट इज 20। तो 20 इज इक्वल टू, तो कितना बना 20 इज इक्वल टू 20 बन गया, यानी कि 20 इज इक्वल टू 20 mm में लिख दीजिएगा पूरा, 20 mm इज इक्वल टू दैट mm। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 20 mm इज इक्वल टू 20 mm। तो यहां से भी कंडीशंस क्या है आपकी, ओके है, क्योंकि जो आज आपके पास आरसीसी का कॉलम दिया जा रहा है वो शॉर्ट कॉलम है, और उस कॉलम को हमने किसके लिए डिजाइन करना है, आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है। इसको थोड़ा सा फोल्डर आपका चला गया था, ये हो गया है, क्लियर है। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब देखिएगा यहां से भी एक कंक्लूजन निकलता है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्या निकलने वाला हो देखिएगा जरा, कि सर जब हमारे पास क्या हो, कि जब हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज लेस देन इक्वल टू किसके लिए हो, 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो, कि जब आप अपने कॉलम में कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए उसको डिजाइन कर रहे हो, तो उस कंडीशंस में जो हमारा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, 0.4 FCK इज एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट के लिए होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि जो आपका कॉलम है उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। बट अगर हमारे पास कंडीशंस क्या बने, कंडीशंस, पहली कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस ये बने कि सर अगर ई मिनिमम हमारे पास शुड नॉट बी लेस देन 0.005 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस नहीं हो, तो आपके पास जो यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू 0.67 इज FY इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो 67 नहीं होगा, अब क्या होगा आपके पास 75 होगा। पूरा 18 है तो इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 FYASC हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना। तो ये क्या आपके पास 0.4 FCK क्या है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है, और 0.67 FY क्या है, स्ट्रेस ऑफ स्टील है। क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पे बेसिक एजम्पशंस थी, बेसिक एजम्पशंस है आपकी डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की। क्या कि स्ट्रेस इज टेकन बाय कंक्रीट, और दूसरी है स्ट्रेस इज टेकन बाय स्टील। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 0.4 FCK, और ये हो जाएगा आपके पास 0.67 FCK। ये कब है, जब हमारे पास एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन में आपके पास क्या है कि जो इसेंट्रिसिटी है शुड नॉट बी 0। इसेंट्रिसिटी इस कंडीशन में 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। बट जब इसेंट्रिसिटी सर 0 होगी तो कितना होगा, 0.45 FCK होगा। कब सर, जब इसेंट्रिसिटी 0 हो गई, और ये 0.75 होगा कब, जब सर इसेंट्रिसिटी आपकी 0 हो गई। तो यही तो हमने ऊपर लिखा है आपके पास, ठीक है, यही तो लिखे हैं हमने
कि 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 F5 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, कि अगर आपने उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है तो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, 20 होगा। अगर उसको सेटिस्फाई नहीं हो रही इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी तो आप उसको किसके लिए डिजाइन करेंगे, प्योर एक्सियल लोडेड के लिए डिजाइन करोगे। तो ये कौन सी कंडीशंस हुई, प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम, प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि इस कंडीशन में इसेंट्रिसिटी आपका जीरो कुछ भी नहीं, मतलब इससे क्या है, बड़ा भी मतलब नॉट लेस देन नहीं है, मतलब ये चीज ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि प्योरली एक्सियल लोडेड कॉलम है आपका, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसको आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले को एप्लीकेबल करवाओगे। क्लियर है? तो देखिएगा कि वही है एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट। तो एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट के लिए हमने कंडीशन देखी कि सर वो क्या हो, मिनिमम इसेंट्रिसिटी को आपका सेटिस्फाई करवा रहा है। जी हाँ, सेटिस्फाई करवा रहा है, तो हम उसको किसके लिए डिजाइन करने वाले हैं सर, हम उसको अपने लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिजाइन करने वाले हैं, अपने इसेंट्रिसिटी कंडीशंस के लिए। ठीक है, जब हम उसको इसेंट्रिसिटी कंडीशंस के लिए डिजाइन करेंगे तो उस कंडीशंस में आपका क्या होगा, पीयू, तो पीयू हो जाएगा आपके पास 0.4 दैट इज एफसीके एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 इज एफवाई इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशंस। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीछे, अब जो आपके पास ये डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। जब ये क्रॉस सेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन का आपके पास कुछ ना कुछ एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया भी होगा, क्योंकि इस पूरे सेक्शन का कुछ ना कुछ ग्रॉस एरिया भी होगा। जब ग्रॉस एरिया होगा तो नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, कंक्रीट का मटेरियल भी होगा। तो कंक्रीट का मटेरियल होगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा। क्लियर है? बट आपने यहाँ पे अपने सेक्शन को सेटिस्फाई करवाया है कि सेक्शन कैसा है सर, स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। सर मेरा सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपका कितने लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये चीज तो आप जान लीजिएगा कि जितने भी कॉर्नर्स होंगे हर एक कॉर्नर्स में सर एक एक बार प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, बट कोड ने ये भी कहा है कि स्क्वायर और सर्कुलर में, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में हम 4-4, जबकि सर्कुलर में हम 6 बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैसा है सर, हमारे पास, आपके पास रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर में कितनी सर, 6 बार्स, तो 2 हो गए यहाँ पर, 3 हो गए यहाँ पर, 4 हो गए यहाँ पर। तो ये भी होगी यहाँ पर 1 बार हो गई, यहाँ पर 2 बार्स हो गई, यहाँ पर 3 बार्स हो गई, यहाँ पर ये 4 बार्स हो गई है। क्लियर है? इस तरह से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपने देखना है, एक बार तो यहाँ पे हो गई है, दूसरी बार यहाँ पे हो गई है, तीसरी बार यहाँ पे होगी, एक बार चौथी इसके बैक में होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? तो ये भी कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। क्लियर है? तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया है, देखिएगा यहाँ से कंडीशंस आपके पास ये निकलती है कि सर जो हमारे पास ग्रॉस एरिया होगा, तो ग्रॉस एरिया क्या होगा आपके पास, B इंटू डी होगा। तो B कितना है आपके पास, 400 है इंटू 550 है। ठीक है, mm में है, तो आपके पास देखिएगा कितना आता है, ये 550 इंटू 400। तो यहाँ से कितना है आपके पास, ये आया है 22,000 समथिंग, मतलब 22 समथिंग। कितना आया है, 22 इंटू 10 रेज़ की पावर 4 mm की स्क्वायर। ये आ गया आपके पास ग्रॉस एरिया। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास ग्रॉस एरिया है, तो अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कंक्रीट एरिया की, तो कंक्रीट एरिया क्या हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है सर ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह ये पुट कर देता हूँ, क्या है, एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, तो ये क्या हो जाएगा सर, P इज इक्वल टू 0.4 FCK इज कंक्रीट ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन प्लस 0.67 is Fy into area of steel in compressions। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि PU लोड आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर, आपके पास 1.5 इंटू 1500 किलो न्यूटन इंटू 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन में कर दिया है मैंने खुद नहीं किया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व किया था। देखिएगा, लोड फैक्टर लोड अल्टीमेट लोड इज 1.P इंटू 1500। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो जो मैंने कैलकुलेट किया है आप उसी को भी लिख सकते हो।
ये हो गया है इज इक्वल टू 0.4 FCK कितना है हम देखिएगा, FCK के जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो 20 दिया है, तो दैट इज 20। ग्रॉस एरिया कितना है आपके पास, दैट इज 22 इंटू 10⁴ माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट प्लस 0.67 इंटू FY 415 और आपके पास एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आया वो कितना है आपके पास, वो आया, मैं कैलकुलेट करता हूं, 1.5 इंटू 1500 इंटू 10⁻³ दिस इधर जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1814.48 mm² आ जाएगा। ये एरिया आपके पास कौन सा एरिया आया है, स्टील का वो एरिया आया जो कम से कम आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब आपको यहाँ पर इस लोड को रजिस्ट करने के लिए आपको इतना यहाँ पर स्टील का एरिया तो चाहिए ही चाहिए। कितना लोड रजिस्ट करने के लिए, 1500 किलो न्यूटन के लोड को, और हमें ज्यादा ही चाहिए होता तो उसको मैंने फैक्टर बना दिया है 1.5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, तो आपके पास ये आ गया, दिस इज AST मतलब रिक्वायर्ड आया आपके पास। कौन सा आया सर, ये आपके पास रिक्वायर्ड आ गया है। अब जब मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आ गया है तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं मालूम, यहाँ से एरिया तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, बट मुझे ये नहीं पता कि जो सर हमने वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स यूज की है उसका डाया कितने mm का है। आप मिनिमम डाया जो यूज करते हो 12 mm का, आप 16 का कर सकते हो, आप 20 mm का, मैं यहाँ पे 16 mm का बार यूज करता हूँ। ठीक है, केस फर्स्ट में आपने क्या किया, एज्यूम दी डाया ऑफ मेन बार, मैंने कितना लिया आपके पास 16 mm, दैट इज 16 mm का मैंने डाया ऑफ मेन बार यहाँ पर ले लिया है। जब डाया ऑफ मेन बार मैंने 16 mm का ले लिया है तो क्या मैं सर यहाँ से एरिया ऑफ 1 बार निकाल सकता हूँ, जी निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज π/4 इंटू डाया ऑफ मेन बार का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा भाई, 16 इंटू 16 यस इंटू 0.7854 कितना आ रहा आपके पास 201.06, यानी कि 201.06 mm² आ गया है आपके पास। ठीक है, तो एरिया ऑफ बार भी आ गया आपके पास और एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट भी आ गया। तो इन दोनों ही डायमेंशन से या इन दोनों ही एरिया से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपना नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हम देखेंगे नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट जो आपके पास रिक्वायर्ड है और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कितना था आपके पास, ये था सर 1814.48। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 201.06। क्लियर है, ये आ गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1814.48 डिवाइडेड बाय 201.06 कितना आया आपके पास 9.024, यानी कि 9.024, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ बार्स आ गई है n इज इक्वल टू 9 बार्स आपके पास, यानी कि 9.02। तो मैं इसको अप्रोक्स करके कितना ले लेता हूँ 10 बार्स ले लेता हूँ। अप्रोक्स करके कितना ले लिया सर हमने, इसको 10 बार्स ले लिया है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो 10 बार्स भी ले सकते हो। मैं 10 बार्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 8 बार्स के लिए दे रहा हूँ। देखिएगा 10 बार्स को मैं नियर अबाउट किसके ले रहा हूँ, यहाँ पर 8 बार, मैं जानबूझ के 8 बार्स ले रहा हूँ। ठीक है, आप 10 बार्स के लिए भी देख सकते हो, बट मैं कितनी बार ले रहा हूँ, यहाँ पर 8 बार्स ले लिया हूँ। तो जब मेरे पास एक बार का एरिया 201.06 था, तो इसी तरह से 8 बार का एरिया भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो निकालिएगा आप 8 बार का एरिया। ठीक है, यानी कि आपके पास ये 8 आ गया। या आप ये भी कर सकते हैं, 8 बार का एरिया नहीं निकालना है, आपने जो ये 8 बार आपके पास टोटल आई, इन 8 बार में से आप 4 बार क्या कर लो 16 की रख लो और 4 बार आप 20 की रख लो। आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, डायग्राम में आपको यहीं पे बना देता हूँ, एक और डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे कितनी बार्स प्रोवाइड करनी है मुझे 8 बार्स प्रोवाइड करनी है। तो 8 बार मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा सर, एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी आपकी, दूसरी बार सर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी आपकी, ठीक है, और तीसरी बार सर मैंने आपकी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और चौथी बार सर मैंने आपकी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। 4 बार तो मेरे पास ये हो गई है, 4 बार तो आपने कॉर्नर्स पे प्रोवाइड कर दी है। अब 4 बार आप सेंटर में प्रोवाइड कर दो, तो सेंटर में भी कर देते हैं सर हम 4 बार। एक बार सर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और एक बार सर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है अभी, और एक बार सर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और एक बार सर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने कितनी बार प्रोवाइड कर दी है, 8 बार प्रोवाइड कर दी है, यानी कि कॉर्नर्स पे बार प्रोवाइड की है और आपके सेंटर पे बार प्रोवाइड की है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया सर हमने, कॉर्नर्स पे जो बार यूज की है मैंने, वो अपने 4 बार यूज की है, कितनी सर 20 mm की बार यूज की है। और उसी तरह से जो हमने सेंटर में जो बार यूज की है, सेंटर में कितनी की है सर, मैंने 4 बार ही की है, वो 16 mm की है। हमेशा याद रखना, जो बार आप कॉर्नर्स में प्रोवाइड करोगे वो बार आपकी हमेशा क्या होगी, ज्यादा डाया की होगी। सेंटर बार उसके इक्वल की भी हो सकती है और उससे कम की भी हो सकती है। तो अगर जब हमारे पास यहाँ पर 8 बार है, अगर आप तो सेम डाया की रखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 8 बार का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ 8 बार निकाल सकते हैं थे, एरिया ऑफ 8 बार। तो 8 बार को कैसे आएगा, 8 इंटू 1 बार का एरिया 201.06 आता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 201.06 इंटू 8, तो ये कितना आता है आपके पास, एरिया ऑफ 8 बार, एरिया ऑफ टोटल बार कर देते हैं, निकाल सकते थे आप टोटल बार का एरिया, पर हमें जरूरत नहीं है तो आप निकाल देंगे भी क्यों, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कॉर्नर्स पे आपने 4 बार प्रोवाइड की है, जबकि सेंटर पे आपने 4 बार प्रोवाइड की है, तो आपने कितना AST प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं सर, AST प्रोवाइड निकाल सकते हैं। देखिएगा, जो AST प्रोवाइड निकलेगा आपके पास, तो कैसे निकलेगा सर, 4 बार आपने सेंटर में प्रोवाइड किया है, तो 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, प्लस 4 बार आपने कॉर्नर्स पे प्रोवाइड की है, कॉर्नर वाली तो आपने हो गई है, सेंटर पे भी 4, तो 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, AST प्रोवाइड निकल के आ जाएगा। तो निकालिएगा, तो ये 4 इंटू 0.7854 इंटू 20 इंटू 20 कितना आ गया आपके पास, 1256। तो यहाँ से आ गया है 1256.64 mm स्क्वायर आ गया है। प्लस अगर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट को, तो कितना हो गया, 4 इंटू 0.7854 इंटू 16 इंटू 16, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 804। तो दैट इज 804.24 mm स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप, प्लस 1256.64, तो कितना आ रहा है आपके पास, 2060। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2060.88, यानी कि जो आपके पास AST प्रोवाइड आया वो कितना आया है, 2060 mm स्क्वायर आया है। क्या सर ये AST प्रोवाइड जो आया हो AST रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा है, ASC रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि जो आपके पास AST जो प्रोवाइडेड है आपके पास इज ग्रेटर देन ASC रिक्वायर्ड, और यही होना चाहिए कि जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें, ताकि आपका ASC रिक्वायर्ड से ज्यादा ही होना चाहिए। तो AST प्रोवाइड आपके पास कितना हो गया सर, ये हो गया है 20, ये हो गया आपके पास 2060.88 mm स्क्वायर इज ग्रेटर देन ASC रिक्वायर्ड इज 1814.48 mm स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि ये कंडीशंस भी क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई है डियर। क्लियर है। तो ये तो आपको किसके बारे में पता लगा, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में पता लगा। अगर मैं यहाँ पे इसके सेक्शंस की बात करता हूँ, तो इसकी विड्थ कितनी थी सर आपके पास, इसकी विड्थ थी हमारे पास 400 mm थी। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी डेप्थ की, तो इसकी डेप्थ कितनी थी सर आपके पास, 550 mm की थी। डेप्थ कितनी थी, 550 mm की थी। क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब लॉन्गिट्यूडनल बार्स का भी कंसेप्ट है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल बार्स में क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल बार का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर
कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है कि अगर मान लेते हैं इसके सेंटर से बात कर लेते हैं और इसके सेंटर की बात कर लेते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस आपका क्या कर रहा है 300 mm से एक्सीड कर रहा है तो वहां पे हम एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी थी दूसरे वाली, तो इन दोनों का बीच का जब हमने एडिशनल भी प्रोवाइड कर दी थी तो इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग होनी चाहिए शुड नॉट बी मोर देन आपके पास 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग की बात होगी। अब जब हम कवर की बात करते हैं तो कवर भी आएगा मिनिमम कवर, बट अब जब हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स आ गई है और इनके डाया भी हमें क्लियर हो गए कि ये वाली लॉन्गिट्यूडनल बार्स आपके पास कितने mm की है, जो आपके कॉर्नर्स पे है वो सर 20 mm का डाया है, यानी कि इनका डाया कितना है सर 20 mm का है। बट जो सर आपके सेंटर पे है, सेंटर वाली बार का डाया कितना है सर आपके पास 16 mm की है। क्लियर है। और जब इनकी स्पेसिंग क्या थी हमारे पास 300 से ज्यादा चली रही थी तो हमने वहां पे एडिशनल बार प्रोवाइड कर दी। सर ये कैसे पता चला कि देखिएगा आप 40 तो कम से कम कवर प्रोवाइड करेंगे ही, तो 40 ऊपर 40 नीचे, 40 और 40 कितना हुआ 80। अगर 80 आपको 550 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 470 के आसपास बचेगा। तो इसका मतलब है स्पेसिंग 300 से ज्यादा ही की एक्सीड करेगी, तो हमने वहां पे उस केस में क्या कर दिया है ऑलरेडी एडिशनली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट बार है, स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार जो है वो आपकी शुड नॉट एक्सीड 300 mm। ठीक है। अगर क्या है आपके पास स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बट अगर ये स्पेसिंग क्या है स्पेसिंग ऑफ द सेंटर टू सेंटर लिख देता हूं, सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार इज एक्सीड, अगर वो एक्सीड कर रही है 300 mm से तो वहां पे क्या करना चाहिए then additionally reinforcement is provided। तो वहां पर हमें एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। ये तो कंसेप्ट किसका हुआ आपका स्पेसिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहे तो हम इसकी मिनिमम क्या देख सकते हैं, मिनिमम AST भी देख सकते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ये भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिएगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अगर आपको देखना है तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपके पास होगा जिसको यहाँ हम बोल सकते हैं AST मिनिमम भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा आपके पास 0.8% ऑफ क्रॉस एरिया हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B 400 इंटू D 550। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी AST आया इससे ज्यादा ही आएगा, पर देख लेते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400 इंटू 550, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 1760 mm आ रहा है, 60 mm स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपके पास बिल्कुल है कि जो आपका AST रिक्वायर्ड आ रहा था वो भी 1814 आ रहा था, यानी कि AST मिनिमम से ज्यादा ही आ रहा था, और जो प्रोवाइडेड था वो भी आपका AST रिक्वायर्ड से ज्यादा है। क्लियर है। तो AST प्रोवाइडेड इज मोर देन AST रिक्वायर्ड और AST रिक्वायर्ड इज मोर देन AST मिनिमम। क्लियर है। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई होगी डियर। क्लियर है। तो इस तरह से आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के क्राइटेरिया को अच्छे से समझा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो मिनिमम डाया रहेगा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का, मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mm रहेगा। तो नो डाउट आपने जो यहाँ पे जो डाया ऑफ मेन बार यूज किए हैं वो कौन कौन से किए हैं सर, आपने 20 mm के किए हैं और आपने 16 mm के किए हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशंस भी क्या हो गई आपकी ओके हो गई है, मिनिमम कंडीशंस भी क्या हो गई है सर आपकी ओके हो गई है। क्लियर है। क्योंकि आपने तो भाई 20 और 16 के किए हैं, 12 से तो ऊपर के ही किए हैं। क्लियर है।
तो ये चीजें भी हमें क्लियर हो गई है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट करेंगे हम चेक फॉर द लेटरल रेनफोर्समेंट। लेटरल रेनफोर्समेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, एज ए लेटरल टाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेटरल टाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की तो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, एज ए लेटरल टाइज की फॉर्म में और एज ए हेलिकल्स की फॉर्म में। बट आज जो हम बात करेंगे अपने और एज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन को देख के बात करेंगे, जहां पर हम लेटरल टाइज की बात करते हैं। क्लियर है, तो हम अब देखेंगे अपना लेटरल रेनफोर्समेंट में लेटरल टाइज के बारे में, लेटरल टाइज के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे लेटरल टाइज का जो डाया होगा आपके पास वो क्या होगा सर, वो आपका मैक्सिमम होगा 1/4 डाया ऑफ द मेन बार, 1/4 डाया ऑफ मेन बार का भी कौन सा सर, आपका मैक्सिमम। क्लियर है, और आपका 6 mm, ये तो ओल्ड कोड के मुताबिक है, बट न्यू कोड के मुताबिक हम किस तरह देखेंगे सर, 8 mm देखेंगे। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो आपके पास डाया ऑफ लेटरल टाइज क्या हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा सर आपके पास 1/4 डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ तो आपने क्या के लिए है सर, 20 और 16 के लिए, और 20 और 16 में मैक्सिमम क्या है सर, आपका 20 है, तो दैट इज 20, और आपका 6 mm। और थर्ड कंडीशन जो और याद रखनी है आपने, 8 mm। तो यहां से जब देखेगा तो ये आपके पास 5 mm आ गया है, और ये आपके पास 6 mm आ गया है, और ये आपके पास 8 mm आ गया है। तो इन तीनों का आपने क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो जो डाया ऑफ लेटरल टाइज आपने प्रोवाइड करनी हो 8 mm की प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाएगी वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर प्रोवाइडेड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने कौन सी प्रोवाइड की है आपको, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, यानी कि एज ए स्टीरप्स की फॉर्म में प्रोवाइड की है। अगर आप इसको 3D में देखना चाहो तो 3D में भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इनको कुछ इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब हम इनकी पिच की बात भी कर दी मैंने, दैट इज पिच भी हमने देख लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसके डाया की बात भी कर ली है, डाया ऑफ लेटरल टाइज भी देख ली है। क्लियर है, पिच अभी देखूंगा भी नहीं देखी है, पर हमने ये तो देख लिया है, और आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से आपको दिखाई जा रही है। अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमें एक एडिशनली भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो आपके पास ये होगी, या तो आप इनको कैसे, मतलब एक डायमंड्स पैटर्न में प्रोवाइड कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको डायमंड पैटर्न्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, इस तरह से, दैट इज इस तरह से, कुछ इस तरह से। क्लियर है, तो ये भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है आपके पास। क्लियर है, अब उसके बाद क्या रहता है आपके पास, अब रहता है स्पेसिंग। अब किसकी बात करेंगे हम, लेटरल टाइज की स्पेसिंग की बात करेंगे, दैट इज लेटरल टाइज की किसकी बात करेंगे हम, स्पेसिंग की बात करेंगे। स्पेसिंग बोलो या फिर पिच बोलो, वो क्या होती है आपके पास, वो सर should not be more than least lateral dimensions, और आपके पास 300 mm, और आपके पास क्या होगी सर, आपके पास होगी 16 times डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का कौन सा आएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट आएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों की मिनिमम होनी चाहिए, शुड नॉट मोर का मतलब यही होता है। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, पिच हो जाएगी आपके पास, दैट इज लीस्ट लेटरल शुड नॉट बी मोर देन, आपके पास लीस्ट लेटरल क्या हो सकता है, आपके पास लीस्ट लेटरल बी, और डी में लीस्ट लेटरल क्या है, देखिएगा आपके पास यहाँ पे सेक्शन था लीस्ट लेटरल में बी और डी 400 और 550, तो लिस्ट क्या है 400 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर 400 करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट बना आपके पास 400 mm बन गया आपके पास, और 300 mm बना आपके पास, और क्या बना सर आपके पास 16 टाइम्स डाया ऑफ द मेन बार। अब जो डाया ऑफ द मेन बार लेना है यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए आपने दो डाया उसके 16 और 20 के, 16 और 20 में मिनिमम क्या है 16 mm है, तो यहाँ पर 16/16 कर दीजिएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये आपके पास 400 mm ही रहेगा। ठीक है, ये आपके पास 300 mm हो गया है,
और ये आपके पास 16 256 mm हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इफ या हेंस कि जब डाया ऑफ टाइज हमारे पास क्या है 8 mm है, तो उस कंडीशन में जो आपकी स्पेसिंग होगी आपकी सेंटर टू सेंटर वो क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी 256 mm रहेगी। तो 256 तो आप नहीं रख पाओगे, तो आप इसको नियर अबाउट 250 कर लीजिएगा, 260 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास पिच होगा, पिच शुड नॉट बी मोर देन 256 mm दोस्तों, 56 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में कवर किया और कोडल के डाटा को भी साथ साथ में याद करते चलते गए, ताकि हमारा कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा डियर। क्लियर है?